हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज नई सीरीज से बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम से। 2 दिन वीडियो इस वजह से नहीं आई थी, थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। आज जो हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, करो पाठ्यक्रम को एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। इस वाली वीडियो से आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब पाठ्यक्रम क्या होता है दोस्तों, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों करिकुलम। क्या बोला जाता है? करिकुलम। और इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। यानी जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो दौड़ता रहता है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर वो इस वाले अर्थ का शब्द अर्थ पूछे था, इस वाले का अगर इसका अर्थ पूछता है तो यहाँ पर आपको बता देना अपने उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तय किया गया रास्ता या सफर हमारा क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में अब देखा जाए तो जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। अब जो भी पाठ्यक्रम होता है, जैसे कौन से सब्जेक्ट, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, टीचर की कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, सबका अपना अलग अलग रास्ता होता है, सबका अपना अपना तय होता है, जो सफर होता है वो अलग होता है। लेकिन अगर पाश्चात्य संदर्भ में पूछे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको बता देना है करिकुलम बोलते हैं लैटिन भाषा कुर्रेर से बना, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि पाश्चात्य संदर्भ में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसमें? पाश्चात्य संदर्भ में। पाश्चात्य संदर्भ में अगर ये पूछे तो आपको पाश्चात्य संदर्भ में ये वाली बात बताई दी, लेकिन वर्तमान में ये वाली बात होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इसकी परिभाषाओं की बात होती है, इसकी परिभाषा बहुत आती है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे दोस्त डेफिनेशन। क्या डालेंगे? डेफिनेशन हेडिंग डालेंगे। और डेफिनेशन से आपको बहुत कुछ आता है और एक डेफिनेशन आपको मिलती मिलती है। तो सबसे जो बात पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कनिंघम की। किसकी बात करेंगे? कनिंघम की बात करें। कनिंघम ने क्या कहा है? देखो, पाठ्यक्रम, इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसे वह अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप दे सकता है। कोई रूप दे सकता है, ये वाली बात किसने की? कनिंघम ने की। और ये कनिंघम की परिभाषा बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। यानी मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो पाठ्यक्रम होगा मैं अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में किसी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। जो मैं यूजीसी नेट की सीरीज चला रहा हूँ तो मैं कौन से टॉपिक को पहले पढ़ाऊंगा वो मेरे को पता है ना। तो ये वाली बात कनिंघम ने की थी। दूसरी जो बात यहाँ पर उन्होंने की थी वो आती है, सबसे दूसरी बात जो आती है वो आती है दोस्तों फ्रोवेल की। अब फ्रोवेल की थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा था? पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का
सार समझना चाहिए। ज्ञान एवं अनुभव का सार समझना चाहिए। अब उसके बाद यहां पर जो तीसरी जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे मुनरो की। किसकी पढ़ेंगे? मुनरो की। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारा मुनरो ने। एक बात तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक परिभाषा पूछी जाती है, बाकी सुपर टेट में तो आती है। उसके बाद जो हम लास्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों ब्रू बेकर के। किसकी? ब्रू बेकर के। इन्होंने क्या कहा? पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जो एक व्यक्ति को गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा गंतव्य क्या होता है। तो यहां पर आपको बता देना, जो हमारी मंजिल होती है ना, जो हमारी मंजिल होती है, वहां तक पहुंचने के लिए जो हमें रास्ता तय करना पड़ता है वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है, जो मैंने यहाँ पर बताया था। अब मान लीजिए आपको यूजीसी नेट का रास्ता पास करना है, यूजीसी नेट पे मंजिल पर पहुंचना है, तो जो यूजीसी नेट ने जो हमारे 40 चैप्टर बना के रखे हैं, जो 10 यूनिट बना के रखे हैं, उन 10 यूनिटों को हमें पार करना पड़ेगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम कहलाएगा। यानी यहाँ पर पाठ्यक्रम से मतलब ये होता है, जब एक व्यक्ति, पाठ्यक्रम का मतलब जब एक व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को पाने के लिए जिन सब्जेक्टों को पार करता है वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर वो बच्चे पाठ्यक्रम को करिकुलम, लैटिन भाषा क्यूरियस होना जिसका अर्थ दौड़ का मैदान, और इनमें से कंपलसरी एक बात ध्यान रखना दोस्त मेरे, यहाँ पर एक तो ये वाली इंपोर्टेंट परिभाषा है और एक ये वाली इंपोर्टेंट परिभाषा है। मुनरो की भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इन वाली परिभाषाओं को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ये परिभाषा बहुत सारे काम आती है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। फिर चलते हम आगे, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है, पाठ्यक्रम क्यों लाया गया। तो यहाँ पर जो हमें हेडिंग डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्यों लाया गया इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पुटअप हुआ कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला होगा हमारा बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उसके बाद आपको बताना प्रजातांत्रिक की भावना का विकास करना, प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, किसका विकास करना है? नैतिक मूल्यों का विकास करना, जीवन मूल्यों का विकास करना,
कल्पना, तर्क शक्ति का विकास करना, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना। एक और आएगा रुचि, क्षमताओं का विकास करना। अब ये वाली बात हमें यहां पर समझनी होगी कि पाठ्यक्रम को लाने का मेन रीजन क्या था। पाठ्यक्रम को लाने का मेन रीजन ये था कि जिस क्षेत्र में आप पढ़ोगे उस क्षेत्र से संबंधित आपको सबका विकास कराना है, सबका ज्ञान कराना है, वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे मैंने कहा, छात्रों का सर्वांगीण विकास करेगा, आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, चार सारी का होगा। प्रजातांत्रिक की भावना का विकास करेगा, हो सकता है कभी कभी डेमोक्रेसी की भावना का विकास करे, हो सकता है कभी कभी आप में हिटलर की भावना का भी विकास करे, तो कुछ भी हो सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास करेगा, आपको अच्छे और बुरे की बात बताएगा, और कल्पना, तर्क शक्ति का विकास करेगा, रुचि और क्षमताओं का भी विकास करेगा ही करेगा। यहाँ पर ये वाली बात समझने वाली बात ये होगी कि पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारा जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। क्या होता है? जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, लेकिन एक होता है सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? जो हमें डेली रूटीन वाला पढ़ना होता है। मान लीजिए मैं आपकी वाली बात बता रहा हूँ। मान लीजिए एक सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा समझें। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस क्या होता है कि पाठ्यक्रम हमारा ब्रॉड होता है और सिलेबस हमारा छोटा होता है। अब ये हमारा इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा करिकुलम है, ये इतना बड़ा मान लीजिए साइकोलॉजी का करिकुलम है। अब इसमें से इस छोटा सा सिलेबस साइकोलॉजी टेट में ले लिया है 30 नंबर का, तो साइकोलॉजी तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो 30 नंबर का ये छोटा सा टेट में साइकोलॉजी ले लिया, वो हमारा क्या कहलाता है? सिलेबस कहलाता है। सिलेबस मीन्स होता है पाठ्यचर्या, यानी आपको समझना है कि बड़े से में से जो हमें डेली पढ़ना होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सिलेबस कहलाता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। यानी विशिष्ट क्षेत्रों, अब प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना पाठ्यक्रम होता है। यूपी पुलिस का अलग है, यूजीसी नेट का अलग है, DSSS का अलग है, और यूपी टेट का अलग है, CTET का अलग है, सुपर टेट का अलग है, लेकिन सबका पाठ्यक्रम तो एक ही है ना, करिकुलम तो एक है। देखो, खाना खाने का भी पाठ्यक्रम है, मारने का भी पाठ्यक्रम, खाना बनाने का भी पाठ्यक्रम। जीवन के प्रत्येक पहलू पर किसका होता है? वो पाठ्यक्रम होता है, लेकिन उसमें से जो डेली हमें रूटीन में जो लेके आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सिलेबस कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पाठ्यक्रम के सिद्धांत की ओर से। फिर क्या चलेंगे? पाठ्यक्रम के सिद्धांत की ओर। पाठ्यक्रम के सिद्धांत से कंपल्सरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आपको लिखना पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा में से एक परिभाषा आएगी, आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी परिभाषा कौन कौन सी है। तो मैंने आपको बता दिया 4 है। एक मैंने आपको कनिंघम की बताई है, एक फ्रॉवेल की बताई है, एक मुनरो की बताई है, और एक ब्रू ब्रेकर की बताई है। अब पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ये वाली बात समझने वाली बात है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझें, सिद्धांत देखो, सबसे पहला आएगा हमारा जीवन तैयारी का सिद्धांत। कौन सा आएगा? हमारा जीवन तैयारी का सिद्धांत। उसके बाद आएगा हमारा सृजनात्मकता या रचनात्मकता का सिद्धांत। उसके बाद आएगा हमारा लचीलेपन का सिद्धांत, लचीलेपन का। उसके बाद कौन सा आएगा? हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। उसके बाद आएगा भविष्यवाणी का सिद्धांत। कौन सा आएगा? भविष्यवाणी का सिद्धांत। आप इसको नोट करते चलें, ये ध्यान रखना। उसके बाद आएगा हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। का सिद्धांत। उसके बाद आएगा हमारा समन्वय का सिद्धांत। उसके बाद आएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।
उसके बाद आएगा अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत। कौन सा आएगा? अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत। उसके बाद आएगा सभ्यता एवं संस्कृति का सिद्धांत। उसके बाद आएगा सहसंबंध का सिद्धांत। उसके बाद आएगा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। ये इतने सारे सिद्धांत और यहां से कंपलसरी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है मेरे दोस्त। वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का सिद्धांत होगा, तो उपरोक्त सभी में लगाना। जीवन तैयारी का सिद्धांत, मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो वो भी आपका जीवन बनाएगा। असृजनात्मकता क्रिएटिविटी का सिद्धांत, वो आपको क्रिएटिव भी बनाएगी। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम परिस्थिति के अनुसार चेंज हो रहता है, ये आपका बात ठीक है। भविष्यवाणी का सिद्धांत, अगर आपका यूजीसी नेट पास हो जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अलग अलग रुचि को ध्यान में रखता है। समन्वय का सिद्धांत, ये आपके जीवन से भी संबंधित होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एक व्यक्ति पुलिस की तैयारी कर रहा है उसका अपना अलग पाठ्यक्रम, एक व्यक्ति टीचर की तैयारी कर रहा है उसका अपना अलग पाठ्यक्रम, एक व्यक्ति यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसका अपना अलग पाठ्यक्रम, एक व्यक्ति टीजीटी कर रहा है वो सबका अपना अलग होता है। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, वो ये भी बताता है कि अवकाश के समय कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाए जिससे बच्चे को ये भी पता न लगे कि हमारा अवकाश कैसे हो रहा है। वो आपको सभ्यता और संस्कृति यानी सभ्यता और संस्कृति से भी परिचित कराता है। सहसंबंध का सिद्धांत आपका जीवन से संबंधित होता है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और जीवन तैयारी का सिद्धांत, इनमें से आपको कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अब आता है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, जो पिछले यूजीसी नेट में पूछी गई। आपको हेडिंग डालना है पाठ्यक्रम विकास की, पाठ्यक्रम निर्माण की अवस्था है, निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था है, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। और ये वाला क्वेश्चन पिछले यूजीसी नेट में पूछा गया है। अब पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरना है, ये वाली बात हमें यहाँ पर लिखनी है कि कौन कौन सी वो अवस्थाएं जिनके द्वारा हम पाठ्यक्रम निर्माण की अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो सबसे पहले आएगी हमारी शैक्षिक आवश्यकता। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा शैक्षिक उद्देश्य। फिर थर्ड नंबर पाएगा विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन का मानदंड। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पाएगा विषय वस्तु का गठन। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा अधिगम अनुभव। और लास्ट में जो आ रहा है उसके बाद आएगा पाठ्यक्रम मूल्यांकन। ये दोस्तों आपको क्रम से याद करना है। कैसे? ये क्रम से याद करना। और ये वाला जो पिछले यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही है, तो ये वाला दोस्तों आपको क्रम से याद करना है। कैसे याद करना है? क्रम से याद करना है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था कौन कौन सी होती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। क्लियर बात है? तो पहले हमारे अभी आवश्यकता की पता चले कि किस क्षेत्र में हमारी ऐसी आवश्यकता है जिसका हमें पाठ्यक्रम बनाना ही बनाना है।
उसके बाद वो आपसे पूछेगा कौन से उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाना है। पहले तो हमारी आवश्यकता होगी कि भाई किस क्षेत्र में अब आवश्यकता बनानी है। तो मान लीजिए हमने आवश्यकता जो सोची है, हमारी आवश्यकता है कि जनसंख्या की ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो उसके आधार पर हमें पाठ्यक्रम बनाना है। अब उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि जनसंख्या वृद्धि हमारी ये उद्देश्य हो गया। फिर विषय वस्तु का चयन करेंगे, किस क्षेत्र में कौन कौन से कैसे विषय रखें। फिर विषय चयन करेंगे, विषय वस्तु का गठन करेंगे यानी कलेक्ट करेंगे, फिर उसका अधिगम अनुभव, फिर उसके बाद मूल्यांकन। ये आपको क्रम से पूर्ण रूप से याद होने चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से होगा। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग हम डालेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के चरण कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालिए पाठ्यक्रम निर्माण के। अब पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये वाली बात हमें यहां पर क्लियर करनी है। तो पहला हमारा आएगा उद्देश्य, दूसरा आएगा हमारा अनुदेशन, फिर उसके बाद हमारा आएगा दोस्त प्रारूप, फिर उसके बाद हमारा आएगा मूल्यांकन, और लास्ट में आएगा दोस्त हमारा पृष्ठपोषण। क्या आएगा हमारा पृष्ठपोषण। अब किसी भी क्षेत्र में हमें पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा तो इन चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमें किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना है। पहले उद्देश्य का अनुदेशन मीन्स होता है सूचना एकत्र करना। क्या होता है? सूचना एकत्र करना। प्रारूप हमें फॉर्मेट बनाना है कि कैसे हमारा फॉर्मेट होगा। मान लीजिए हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य है कि जनसंख्या वृद्धि रखनी है, उससे संबंधित हमें सूचना एकत्र करनी पड़ेगी किस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है और किस राज्य में है। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसे लागू कर देंगे। लागू करने के बाद हमें फीडबैक मिलेगी जब हम उसको किताबों में छाप देंगे और बच्चे पेपर देने के बाद उसका जो एग्जाम देते हैं और रिजल्ट जो आता है तो बच्चे फीडबैक हमें देते हैं। अगर आपसे पूछे पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था कौन कौन सी है तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगर ये पूछे पाठ्यक्रम निर्माण के चरण कौन कौन से तो ये वाला क्रम आपको पूर्ण रूप से याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पाठ्यक्रम निर्माण के प्रशासनिक प्रतिमान। यानी क्या होता है कि प्रशासनिक प्रतिमान भी तो होते हैं हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रशासनिक प्रतिमान। अब यहां पर जो हमें हेडिंग डालनी है वो डालनी है पाठ्यक्रम निर्माण के प्रशासनिक प्रतिमान। कौन सा डालना है? पाठ्यक्रम निर्माण के प्रशासन। यानी जब प्रशासन लागू करता है तो सबसे पहले कौन कौन से चरणों को रखता है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला देगा वो नियोजन, दूसरा आएगा संगठन, तीसरा जो आएगा वो या तो प्रशासन या कार्यान्वयन, पहला कौन सा होगा हमारा? प्रशासन होगा, दूसरा होगा हमारा पहला नियोजन होगा, फिर संगठन होगा, फिर प्रशासन और कार्यान्वयन होगा, फिर होगा हमारा निर्देशन, फिर कौन सा होगा हमारा? निर्देशन, और लास्ट में आएगा हमारा पृष्ठपोषण। जब सरकार पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से लागू करने की बात करती है तो वो इन चरणों से होकर गुजरती है। नियोजन, संगठन, प्रशासनिक कार्यान्वयन, फिर निर्देशन और पृष्ठपोषण यानी फीडबैक जो हमें देती है, जिसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है। अब समझना, अगर वो पूछता पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों, तो आपको ये बताने हैं। जीवन तैयारी का सिद्धांत, सृजनात्मकता रचनात्मकता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, सभ्यता और संस्कृति का सहसंबंध का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सिद्धांत बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिख भी दिए हैं इंपोर्टेंट। अगर ये पूछे पाठ्यक्रम निर्माण की अवस्था, यानी जब पाठ्यक्रम निर्माण आप करोगे तो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, तो दोस्त आपको बताना पड़ेगा। पहले शैक्षिक अवस्था का निर्धारण करना है, फिर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर विषय वस्तु का चयन करना, फिर विषय वस्तु गठन करना। चयन और गठन की बात यहाँ पर ही हो रही है। गठन का मीन्स होता है हम लेके आ रहे हैं, चयन हमने बहुत सारा कर लिया, बहुत सारे में से हमें कुछ अच्छे पॉइंट भी तो लेने
पढ़ेंगे वो हमारा कहलाएगा फिर अधिगम अनुभव, फिर पाठ्यक्रम मूल्यांकन। अगर ये पूछे पाठ्यक्रम निर्माण के चरण कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना उद्देश्य, अनुदेशन, प्रारूप, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। अगर ये पूछे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रशासनिक प्रतिमान कौन कौन से हैं, प्रशासन तो पहला नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और पृष्ठपोषण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हम आगे, फिर हम चलेंगे आगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छे से, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना है। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अब पाठ्यक्रम के हम प्रकार पढ़ेंगे और पाठ्यक्रम के मानदंड पढ़ेंगे। अब पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रम के मानदंड। अब आप हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। क्या डालना है? पाठ्यक्रम के प्रकार हेडिंग डालिए आप। अब प्रकार भी बहुत तरीके के होते हैं कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा इनको देखेंगे। देखो, पहला आपको लिखना है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा लिखना हस्त शिल्प पाठ्यक्रम, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, उसके बाद आपको लिखना बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद आपको लिखना व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कौन सा लिखना है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम। और उसके बाद जो हमें लिखना वो लिखना कोर पाठ्यक्रम, इसको बोलते CORE पाठ्यक्रम। ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पर होगी, वो आपसे ये पूछ सकता है कि कोर पाठ्यक्रम किसकी देन है, तो आपको बताना है ये USA की देन है। अगर आपसे ये पूछे कोर पाठ्यक्रम के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बता देना USA। कौन जनक है? USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कोर पाठ्यक्रम किसके द्वारा आया, तो आपको बताना है ये जो कोर पाठ्यक्रम है ये विषय केंद्रित और बाल केंद्रित, इन दोनों के जो विरुद्ध है, विरुद्ध आया। यानी विषय केंद्रित तो बाल केंद्रित विरुद्ध जो पाठ्यक्रम आया था वो आपको बताना कोर पाठ्यक्रम आया था। क्लियर बात है? कोर पाठ्यक्रम कहाँ का है, तो आपको बता देना USA के। दो बात होगी। अभी और एक और बात है, अब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें विषय को ज्यादा मान्यता दी जाती है, हस्तशिल्प पाठ्यक्रम जिसमें आपको कार्य करने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल हाथों के द्वारा, क्रिया प्रदान जो आप करके सीखते हैं, जो आपने देखा हो जॉन डीवी ने जो बताया था करके सीखने वाली बात जो प्रकृतिवाद में कही गई थी वो वाली बात है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम जो आपको ध्यान में रखकर बनाया जाए। व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिसमें व्यवसाय से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है। अब बात यहाँ पर ये होगी कि वो आपसे ये पूछे हस्तशिल्प पाठ्यक्रम और क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम के जनक कौन है, तो आपको बता देना महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। या फिर दूसरा नाम पूछे तो जॉन डीवी बता देना है। ठीक है। अब वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक पूछेगा, विश्व में पूछे तो आपको बता देना जॉन डीवी। विश्व में पूछे, किस में पूछे? विश्व में पूछे तो जॉन डीवी है। और भारत में पूछे तो आपको बताने गिज्जू भाई। कौन बताने? भारत में पूछे तो आपको बताने गिज्जू भाई। ये वाली बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि कोर पाठ्यक्रम जो होता है इसमें कौन से विषय रखे जाते हैं, तो आपको कोर पाठ्यक्रम में ये वाली बात बतानी है कि यहाँ पर सामाजिक प्लस प्रजातांत्रिक विषय रखे जाते हैं। प्लस प्रजातांत्रिक विषय जो रखे जाते हैं
वो हमारा कौन सा पाठ्यक्रम कहलाता है? कोर पाठ्यक्रम कहलाता है। कोर पाठ्यक्रम आपको ढंग से पढ़ना है। कोर पाठ्यक्रम कहाँ का? यूएसए का। कोर पाठ्यक्रम किसके विरुद्ध है? तो आपको बताना विषय केंद्र बाल केंद्र पाठ्यक्रम के विरुद्ध है। कोर पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे जाते हैं? तो सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषय रखे जाते हैं। अब हेडिंग आती है पाठ्यक्रम के मानदंड। पाठ्यक्रम के मानदंड हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम के मानदंड। किसके मानदंड है? तो आपको बताना पाठ्यक्रम के मानदंड। अब पाठ्यक्रम के मानदंड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया? पहला होता हमारा मुख्य मानदंड। अब मुख्य मानदंड को दो भागों में बांटा गया है। यहां पर आपको बताना पहला वैधता और दूसरा आपको बताना महत्व। अब दूसरे नंबर पे जो बांटा गया वो गौड़ मानदंड बांटे गए। और गौड़ मानदंड को बांटा गया पहला अधिगम योग्यता, दूसरा उपयोगिता और तीसरा आपको बताना सामाजिक तथ्य। तीसरा कौन सा बताना है? सामाजिक तथ्य। वो आपसे ये पूछेगा निम्न में से पाठ्यक्रम के कौन से मानदंड है? तो आपको बताना दो हैं, मुख्य और गौड़। मुख्य कौन कौन से? वैधता और महत्व है। और गौड़ कौन कौन से? हमारे अधिगम योग्यता, उपयोगिता, सामाजिक तत्व। वो तीन यहाँ से ले सकते हैं, एक यहाँ से लगता है। कौन सा पाठ्यक्रम का गौड़ मानदंड नहीं है? क्लियर बात हो गई। अब उसके बाद दूसरी उसकी हेडिंग आ सकती है दोस्तों, यहाँ पर वो पूछ सकता है पाठ्यक्रम का आधार कौन कौन से। तो अब आपको हेडिंग ये पूछिए कि पाठ्यक्रम के आधार, पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बता देना पाठ्यक्रम के तीन आधार हैं। कई बार पूछा गया ये वाला पाठ्यक्रम के तीन आधार है। कौन कौन से आधार हैं? पहला आपको बताना दार्शनिक आधार है, कौन सा आधार है? दार्शनिक आधार है। दूसरा आपको बताना मनोवैज्ञानिक आधार है। और तीसरा बताना आपको सामाजिक आधार है। जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के आधार है। आप देख लेना पिछले पेपर में 2014 से पहले यूजीसी नेट वाले पेपर में एजुकेशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। अब उसके बाद वो दूसरी हेडिंग पूछेगा पाठ्यक्रम का क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है पाठ्यक्रम का क्षेत्र। तो पाठ्यक्रम का तीन क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं वो हम समझेंगे। पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा हमारा भावात्मक, और तीसरा जो हमारा है वो है हमारा क्रियात्मक। तीसरा कौन सा? हमारा क्रियात्मक है। अब यहां से कंपल्सरी दोस्तों आपको क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस है। अब एक और बात है, अब आपको हेडिंग डालनी है पाठ्यक्रम का निर्माण यानी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। यहां पर आपको हेडिंग डाल लेनी है। अब हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। अब पाठ्यक्रम मूल्यांकन जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? देखो पहला होता है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेटिव। क्या बोला था? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
दूसरा जो दोस्तों होता है वो होता है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। इसको बोलते हैं दोस्तों सुमेटिव। अब ये दोनों जो मूल्यांकन है दोस्तों मैंने मापन मूल्यांकन वाले चैप्टर में क्लियर करा दिए हैं, तो आप उस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट पहले ऑलरेडी बना रखी है DSSS की यूजीसी नेट की, तो फॉर्मेटिव और समेटिव मैंने आपको क्लियर अच्छे से बता दिया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब समझना, वो आपसे ये पूछे पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों आपको पहला विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। हस्तशिल्प पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के अगर भारत में जनक पूछे तो गांधी जी है, और विश्व में पूछे तो जॉन डीवी है। ऐसे बाल केंद्र पाठ्यक्रम के जनक अगर आपसे विश्व में पूछे तो आपको जॉन डीवी बताने हैं, और भारत में पूछे तो आपको गिज्जू भाई बताने हैं। अब उसके व्यवसाय पाठ्यक्रम के जनक पूछे तो व्यवसाय से संबंधित होता है, लेकिन व्यवसाय पाठ्यक्रम से सबसे ज़्यादा जो बल दिया वो कोठारी आयोग ने दिया। किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया है। ऐसी कोर पाठ्यक्रम जो है वो यूएसए की देन, और कोर पाठ्यक्रम सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषय रखे जाते हैं। और कोर पाठ्यक्रम किसके विरुद्ध आया, तो आपको बता देना है बाल केंद्र विषय केंद्र पाठ्यक्रम के विरुद्ध आया। ये वाली बात ठीक होगी। अब वो आपसे यहाँ पर ये पूछेगा कि पाठ्यक्रम के मानदंड कौन से हैं, तो आपको बताने दो मानदंड है जो इंपोर्टेंट है, मुख्य मानदंड और गौण मानदंड। मुख्य मानदंड का मतलब वैधता और महत्व, मतलब ये कि जिस क्षेत्र में आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, एक तो उसकी वैलिडिटी हो, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया उस उद्देश्य को पूरा करे, और दूसरा उसकी इंपोर्टेंस भी हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी पाठ्यक्रम बना के रख दिया और जिसको बनाया था देख के वो उसको बनाए ना। यानी अगर आपने पाठ्यक्रम बनाया जनसंख्या वृद्धि पर, तो वो जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए और उसकी महत्वता भी होनी चाहिए। गौण मानदंड में बच्चों को सिखाने वाला भी होना चाहिए, उपयोग में भी आना चाहिए, और सामाजिक को भी तत्व करे। अब पाठ्यक्रम मूल्यांकन दो प्रकार का मैंने पढ़ा, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव मूल्यांकन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण कार्य करते हैं बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, कि जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, वीकली टेस्ट हुआ। समेटिव मूल्यांकन वो होता है जो सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है, जैसे छमाही पेपर, सेमेस्टर वाइज जो वार्षिक परीक्षा, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि दी जाती है और छात्रों को पास या फेल किया जाता है। अब ये वाले जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दोनों चीज लिखाई है। एक तो मैंने आपको पाठ्यक्रम का आधार पढ़ा है और एक पाठ्यक्रम का क्षेत्र पढ़ा है। ये दोनों थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर पूछे पाठ्यक्रम का आधार कौन कौन सा है, तो आपको बताना है तीन आधार है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अगर पाठ्यक्रम के क्षेत्र की बात करें तो आपको बताना तीन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब इनमें से कंपल्सरी आपको क्वेश्चन मिलने के चांस है पूरे, आप इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हम आगे, पाठ्यक्रम के प्रकारों के आधार बात कर लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसको आराम से, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रही होगी तो पाठ्यक्रम के थोड़ा उसको डाल लेते। अब हम जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे वो दर्शन के आधार पर पढ़ेंगे। कैसे? दर्शन के आधार पर, जैसे प्रयोजनवाद ने कौन सा माना है, प्रकृतिवाद ने कौन सा माना है, आदर्शवाद ने कौन सा माना है, इनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते आगे, पाठ्यक्रम के आदर्शवाद के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम होता है, तो आप नोट हटा दें इसको, अब हटा दे रहे हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ढंग से मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पर इस वाले चैनल पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ तो पढ़ा ही दे रहा हूँ। क्योंकि पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया तो मैं क्या करूँ, इधर मेरी तबीयत खराब होगी तो फिर आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कुछ कर सकता इस वाली बात में, तो तबीयत खराब हो गई थी। तो अब हम पाठ्यक्रम का जो आधार पढ़ेंगे दोस्तों वो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। अब देखो, अब यहाँ पर जो हम हेडिंग डाल रहे हैं आधार, अब आधार में जो सबसे पहला जो हम बात पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे आदर्शवाद के अनुसार। किसके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार। तो आदर्शवाद के अनुसार का समझना बात यहाँ पर ये कि इन्होंने भगवान प्लस आध्यात्मिक मूल्यों को आस्था, यानी ऐसा पाठ्यक्रम आदर्शवाद ने बना जिसमें आध्यात्मिक और भगवान से संबंधित जो भी मूल्यों को मान्यता दी गई वो पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। अब देखो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देखो समझेंगे। पहला आएगा अध्यात्म शास्त्र, कौन सा आएगा? अध्यात्म शास्त्र। दूसरा आएगा ज्योतिष शास्त्र,
समाजशास्त्र, उसके बाद आएगा नीति शास्त्र। कौन सा आएगा? नीति शास्त्र। और एक को लिख लियो सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी बात किसने की थी? इसकी बात जो की थी वो आदर्शवाद ने की थी। जब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की। अब प्रकृतिवाद की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने भौतिक और प्राकृतिक ज्ञान को महत्व दिया था। किसको दिया था? भौतिक यानी प्राकृतिक प्लस भौतिक ज्ञान। अब इसमें इन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट रखे, थोड़ा इनकी बात करते हैं हम। देखो, इन्होंने पहले रखा था शरीर विज्ञान, दूसरा इन्होंने रखा है खेलकूद विज्ञान, नेक्स्ट रखा है इन्होंने व्यायाम, और नेक्स्ट इन्होंने रखा है इंद्रियों प्रशिक्षण। अब उसके बाद जो दोस्तों थर्ड नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा यथार्थवाद। थर्ड नंबर कौन सा आएगा हमारा? यथार्थवाद आएगा। तीसरे नंबर पर हम बात पढ़ेंगे अब यथार्थवाद जो था वो दोस्तों वो कौन सा था, इसको देखेंगे तो इन्होंने विज्ञान को महत्व दिया है। किसको? विज्ञान को, यानी वैज्ञानिक ज्ञान, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं देखो, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अच्छा मच्छर परेशान कर रहा है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, अब जो लास्ट जो नंबर पर दोस्तों हमारा आएगा वो आएगा हमारा प्रयोजनवाद। कौन सा आएगा? 4 नंबर पर प्रयोजनवाद। अब यहां पर इन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट रखे उसको समझेंगे। इन्होंने यहां पर सामाजिक विषय रखे। कौन से रखे? सामाजिक प्लस व्यवहारिक विषय। अब आपको इन चारों को मैं एक एक लाइन में समझा दूंगा, और यहां से मैं आपको एक वाली बात बता दे रहा हूं, यहां से आपको 100% नहीं, 1 से 1%, 1 या 2 नंबर कंपल्सरी मिलेगा। देखो, जब भी वो आदर्शवाद की बात करेगा दोस्तों, तो ऐसा ज्ञान जो भगवान और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित जो भी बात कही गई वो कौन सा बात कहलाना है, वो हमारा आदर्शवाद कहलाएगा ही कहलाएगा। यानी भगवान से संबंधित और आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समाजशास्त्र, नीति, सत्यम शिवम सुंदरम की बात जो करता है वो कौन सा कहलाता है, वो हमारा आदर्शवाद कहलाता है। जब प्रकृतिवाद की बात होगी तो यहाँ पर जो प्राकृतिक और भौतिक ज्ञान जो होता है वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? प्रकृतिवाद, शरीर विज्ञान, खेलकूद, व्यायाम, इंद्रियों। जब यथार्थवाद की बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पर वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित जो भी बात होगी वो यथार्थवाद की होगी। जहाँ पर समाज और व्यवहार से संबंधित बात होगी वो कौन सा बात कहलाएगा? हमारा प्रयोजनवाद कहलाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर होगी, अगर आपको एक एक लाइन में समझना है तो भगवान से संबंधित जो ज्ञान होता है वो आदर्शवाद कहलाता है, प्रकृति संबंधित प्रकृतिवाद, समाज से संबंधित प्रयोजनवाद और यथार्थवाद से संबंधित ये। अब थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वो ये पूछिए कि आदर्शवाद के जनक कौन है, तो यहाँ पर आपको जनक इसके बता देना है। कौन है? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। और आदर्शवाद को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है पाश्चात्य दर्शन में। कौन सा दर्शन माना जाता है? प्राचीन दर्शन माना जाता है। क्लियर बात है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि यथार्थवाद के जनक कौन है, तो आपको बता देना अरस्तु है।
और यथार्थवाद को एक तरह से वैज्ञानिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो सबसे पहले दोस्त आपको बतानी है इसकी नींव किसने रखी थी, तो आपको बता देना चार्ल्स। अगर ये पूछे प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी है, तो आपको बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। किसने रखे, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। अगर ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इसके जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी। कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी। लेकिन आपसे ये पूछिए प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी है, तो आपको बता देना है डेमोक्रिटस ने रखी है। किसने रखी है, डेमोक्रिटस ने रखी है। लेकिन जो इसके जनक माने जाते हैं दोस्त, वो माने जाते हैं रूस। कौन माने जाते हैं, और रूसो माने जाते हैं। और रूसो के 3 महान कार्य आपको अगर याद हो, तो प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, दूसरा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, और एक निषेधात्मक शिक्षा। ये 3 महान कार्य कौन दिए हैं, ये दिए हमारे रूसो ने। ये था दोस्तों बिल्कुल पाठ्यक्रम, पूरा एक वीडियो मैंने खत्म कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलेंगे कल। धन्यवाद।